हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके इस अपने चैनल सूर्यांश सिंह में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 9.2 के 15 से आगे 15 और उससे आगे के प्रश्न 14 और उस 14 1 से 14 तक के प्रश्नों को मैंने पहले ही कई वीडियोस में सॉल्व कर चुका हूँ और समांतर श्रेणी को भी विस्तार से बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 9.2 के 15वें प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, जो है समांतर माध्य। समांतर माध्य जानेंगे तभी 15 से आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए समांतर माध्य को जानते हैं, ये क्या होता है। समांतर माध्य मतलब किसी भी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों में प्रथम तथा अंतिम पद का समांतर माध्य सदैव मध्य पद होता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई समांतर श्रेणी है, उसमें कहीं से भी 3 क्रमागत पदों को हमने ले लिया और उन तीनों क्रमागत पदों में हमने प्रथम और तीसरे पद का समांतर माध्य निकाला तो वो मध्य पद के बराबर होगा। जैसे ये एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने कहीं से एक 3 पद ये ले लिया 4, 6, 8। अब इसके जो पहले और तीसरे पद का जो समांतर माध्य होगा वो मध्य पद के बराबर होगा। जैसे पहले और तीसरे पद का समांतर माध्य क्या होगा, 4 धन 8/2, ये होता है जितने भी संख्याएं रहती हैं उनका योग बटा संख्याओं की संख्या, ये समांतर माध्य होता है। तो यहाँ 2 संख्याएं हैं तो बटा 2 होगा और दोनों संख्याओं का योग 4 + 8 होगा, बराबर 12/2 हो जाएगा, बराबर 6। तो ये मध्य पद हमारा मिल गया। मतलब कहीं से अगर हम किसी समांतर श्रेणी की किसी भी स्थान से क्रमागत 3 पदों को अगर हम ले लें और उसके पहले और तीसरे पद का समांतर माध्य निकालें तो मध्य पद के बराबर होता है। यही होता है समांतर श्रेणी का समांतर माध्य का नियम। अब इसको हम एक सामान्य फार्मूला इससे क्या हम निकाल सकते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी है ABC, इससे बढ़ रही है। अब इस ABC 3 संख्याएं 3 क्रमागत पद हो गए। अब इसका जब हम A और C का समांतर माध्य निकालेंगे तो B मिलेगा। तो जब हम अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य A + C/2 निकालते हैं तो ये B मिलता है। तो B = A + B/C, यहाँ C होना चाहिए, C नहीं, B = A + C/2, यहाँ C होना चाहिए, B लिख दिया गया है। A + C/2 बराबर B, ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है। अब 15वां सवाल अब हम देखते हैं क्या होगा। 15वां सवाल के लिए 15वें सवाल में यदि दिया है, यदि a की घाते n + b की घाते n बटा a की घाते n - 1 + b की घाते n - 1 a b के मध्य समांतर माध्य हो। मतलब a और b समांतर श्रेणी में है, इसके बीच का जो पद है वो a है। मतलब इन दोनों का समांतर माध्य अगर निकाले तो बीच का ही पद निकलेगा, तो बीच वाला पद ये है और तो n का हमें मान बताना है। तो यही फार्मूला पे हम रखते हैं। जैसे इन दोनों का जो समांतर माध्य है ये है, तो इन दोनों का समांतर माध्य A + B/2 होगा, बराबर इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 2 का इसमें गुणा किए 2an + 2bn, 2a की घाते n + 2b की घाते n, कोष्ठ में a की घाते n - 1 + b की घाते n - 1, दूसरे कोष्ठ में a + b। अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे कि इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2a की घाते n + 2b की घाते n बराबर। अब इसको हम गुणा करेंगे, पहले a का इसमें गुणा करते हैं। तो जब a की घाते n - 1 गुणे a की घाते यहाँ 1 होगा, तब जब हम समान आधार का गुणा करते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं। तो समान आधार यहाँ है, गुणा करेंगे घाते जुड़ जाएंगी। तो a की घाते n - 1 इसका 1 जुड़ जाएगा, +1 हो गया। उसी तरह फिर हम a का इसमें गुणा करते हैं तो इसका सिंपल गुणा हो जाएगा +ab की घाते n - 1। उसी प्रकार जब हम b का इसमें गुणा करेंगे तो सिंपल गुणा हो जाएगा a की घाते n - 1 × b, ये हो गया। और जब हम b का इसमें गुणा करेंगे तो समान आधार हो जाएगा, तो घाते जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, b की घाते n - 1 + 1।
अब इसको और सॉल्व करते हैं। 2 की घाते an प्लस 2 की घाते a की पावर n प्लस 2 की घाते b की पावर n बराबर ये हो गया -1 + 1 कट गया, a की घाते n प्लस a b की घाते n-1 प्लस a की घाते n-1 इंटू b प्लस b की घाते n, क्योंकि -1 + 1 कट गया। इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसको और आगे क्या करेंगे हम, ये 2 के a की घाते n प्लस b की घाते n को हम इस साइड भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ भी a की घाते n है, b की घाते n है, इसी साइड इसको भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक घाते n इधर आएगा तो -1 की घाते n हो गया। 2 a की घाते n माइनस a की घाते n प्लस 2b की घाते n प्लस b की घाते n इधर आया तो -b की घाते n हो गया। अब बराबर में इधर वाली चीज़ों को ऐसे ही रहने देते हैं, a b की घाते n-1 प्लस b a की घाते n-1, ये वैसे ही रहने देते हैं इसको। अब आगे देखते हैं, इसमें से ये घट गया तो आया a की घाते n प्लस इसमें से ये घटा आया b की घाते n बराबर a b की घाते n-1 प्लस b a की घाते n-1। अब क्या किए हमने किया कि ये जो a की घाते इधर n है, इधर a के घाते n-1 है, तो a के घाते वालों को इधर ले जाते हैं। तो अब a की घाते n माइनस b की घाते n-1 हो गया, इसको इधर ले गया। तो अब फिर हम इसको इधर ले आते हैं, तो a b की घाते n-1 और ये इधर आया तो -b की घाते n हो गया। अब क्या किया हमने, a के घाते n-1 को हमने कॉमन लिया, a के घाते n-1 को कॉमन लिया तो कोष्ठ में बचा a माइनस b। देखिए a के घाते n में a का गुणा करेंगे तो a की घाते n-1 में a का गुणा करेंगे तो a की घाते n आ जाएगा, और a की घाते n-1 में b का गुणा करेंगे तो -b a की घाते n-1 आ जाएगा। मतलब ये मिल जा रहा है, तो इसको हम ऐसे कॉमन लेके लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी उसी प्रकार से b की घाते n-1 कॉमन लेंगे तो आएगा कोष्ठ में a माइनस b। अब दोनों तरफ a माइनस बी आ गया तो दोनों तरफ a माइनस बी कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा a की घाते n-1 बराबर b की घाते n-1। अब इतना आया। अब हम a की घाते b की घाते n-1 को इधर ले जाते हैं तो भाग हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब a की घाते n-1 बराबर b की घाते n-1 बराबर यहाँ क्या बचा, 1 लिख दिए हमने। अब इसको हम पूरे के घाते n-1 लिख देते हैं, a बटा b पूरे के घाते n-1 लिख दिया हमने, कोई फर्क पड़ा नहीं। बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ किसी भी चीज़ की घात 0 हम कर दे तो उसका मान 1 आएगा, तो हम इसको a बटा b की घाते 0 भी लिख सकते हैं, इसका मान भी 1 आएगा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब यहाँ आधार बराबर हो गए तो घात भी बराबर होंगे, तो n-1 बराबर 0 होगा, तो n बराबर यहाँ पर 1 हमारा निकल के आ गया। n का मान हमारा, यही पूछा था, n का मान निकालिए, तो n का मान हमारा 1 निकल कर यहाँ पर आ गया। अब इस सवाल को लगाने के लिए हमें समांतर माध्य को समझना जरूरी था, तभी ये सवाल हल हो पाता। तो ये हमारा 15वां प्रश्न भी हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, यम संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर, यम संख्याएं हैं उनको 1 तथा 31 के बीच रखते हैं तो प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी है, और 7वीं एवं यम माइनस यमवीं संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 9 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि एक अनुक्रम है 1 से 31 तक है, 1 से 31 तक है, और उसके बीच में यम संख्याएं पड़ती हैं, यम संख्याएं पड़ती हैं, ठीक है, यम संख्याएं पड़ती हैं। अब वो प्राप्त अनुक्रम तो समांतर श्रेणी है, और कह रहा है कि जो 7वीं संख्या है, जो 7वीं संख्या है और जो यम माइनस 1वीं संख्या है, मतलब यम 1वीं संख्या है, उनका जब अनुपात निकालते हैं तो वो 5 संबंधे 9 आता है, तो यम का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले एपी हम देखेंगे, एपी दिया है हमें 1 से लेकर 31 तक है, ठीक है, 1 से लेकर 31 तक है। इसके अंदर यम संख्या है, मतलब n1 संख्या है, n2 है, n3 है, n4 है, n5, n6, n7 से लेकर n तक है। तो n से पहले एक n-1 भी पड़ेगा, इससे पहले n-2 भी पड़ेगा, तो उसको हमने डैश डैश करके दर्शा दिया है। n तक है, उसके बाद 31 आया। अब यहाँ पर हम पद देखते हैं कौन कौन थे नंबर पे। a1 ये है, a2 n1 है, a3 n2 है, a4 n3 है, a5 n4 है, a6 n5 है। मतलब a के पास जितना कम है उससे एक कम n के पास है, ये हर जगह दिखाई दी। जैसे यहाँ a m है तो n m-1 है, m से कम है यहाँ,
यहाँ ए एम प्लस 1 है तो यहाँ एन एम है, मतलब ए के पास जितना है उससे ए कम एन के पास है। तब कहा, हमें प्रश्न में क्या कहा है कि सातवीं एवं एम माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात। तो इसमें से सातवीं संख्या क्या होगी, जो A7 होगा। A7 हमारे पास क्या है, N6, उसके बीच में कह रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, उसके बीच में कह रहा है, मतलब यहाँ इस n को हम गिनेंगे। n से जो सातवीं है, n से जो सातवीं है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पाँचवीं हो गई, ये छठी हो गई, ये सातवीं। तो N7 बटा जो m-1वीं संख्या है, m-1वीं ये हो गया। अब इसका N7 बटा Nm-1 का जो अनुपात है वो 5/9 दिया है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, N7 बटा Nm-1 ये 5/9, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब N7 कौथी संख्या है, N7 8वीं संख्या है, तो इसको A8 भी हम लिख सकते हैं। Nm-1 कौथी संख्या है, Nm-1 mवीं संख्या है, तो इसको हम am लिख सकते हैं। तो A8 बटा am बराबर 5/9, इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब A8 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 7D, और am का क्या लिख सकते हैं हम, A + m-1 इंटू डी, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर 5/9 हो गया, बराबर 5/9 हो गया। अब इसको हम तिर्यक गुणा करा देते हैं। तिर्यक गुणा 9 से इसमें गुणा किए 9a + 63d आया, 5 से इसमें गुणा किए बराबर 5a + d का इसमें गुणा किए md गुणे 5 5md आया। अब d का फिर इसमें गुणा किए -d में 5 को गुणा किए -5d आ गया, यहाँ -5d आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। a वाले को एक तरफ ले जाते हैं, d वाले को एक तरफ ले जाते हैं। 5a को इधर ले आते हैं, -5a हो गया। 63d को इधर ले जाते हैं, -63d हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9a में से 5a घटा दिए, 4a बराबर 5md वैसे ही हो गया, 5d -5d -63d, तो ये हम सॉल्व किया, आ गया -68d, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से हमें d कॉमन दिख रहा है, तो d को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया 4a बराबर d कोष्ठ में 5m -68, ये हमारे पास यहाँ निकल के आ गया। अब हमें यहाँ दिया है a का मान मतलब प्रथम पद क्या है, 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। और an मतलब जो लास्ट पद है, an भी इसको हम कह सकते हैं, जो लास्ट पद है वो 31 दिया ही है हमें, 1 से 31 के बीच है, तो an लास्ट पद है। तो इसको हम an को क्या लिख सकते हैं, a + n-1 इंटू d बराबर 31 लिख दिया। a प्लस n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हम ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर m-1वां है, तो हम वो तो उसका चौथा नंबर पे बीच में संख्या वो ना है, लेकिन इसका जब हम फार्मूले में रखेंगे तो a1 a2 में जो संख्या आएगी वो रखेंगे। तो यह an 31 है, लेकिन इसका क्रमांक क्या है, m + 2, तो n की जगह हम यहाँ पर m + 2 को रखेंगे। तो यहाँ हमने m + 2 को रख दिया, और m + 2 -1 हो गया, इंटू d हो गया बराबर 31। a का मान 1 है, a का मान हमने 1 रख दिया, प्लस m + 1 पोस्ट में d, क्योंकि +2 -1 ये आ गया, +1 इंटू d बराबर 31। 1 को हमने इधर भेजा, 31 में से 1 घटा 30, m + 1 इंटू d बराबर 30, तो d का मान यहाँ से क्या निकला, 30 बटा m + 1, ये हमारा d का मान निकला, 30 बटा m + 1। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें क्या फार्मूला मालूम हुआ है। अब यहाँ पे जो हमने पहले वाला जो इक्वेशन बनाया है, 4a बराबर d कोष्ठ में 5m -68, अब यहाँ पर a का मान हमें मालूम है 1, और d का मान हमने यहाँ से निकाला 30 बटा m + 1, और हमें a और d दोनों के मान पता चल गए। अब हम इस समीकरण में हम a और d का मान रख देते हैं, तो m का मान हम देखते हैं निकल जाता है कि नहीं। अब a का मान, ये समीकरण है, a का मान हमने 1 रख दिया, d का मान 30 बटा m + 1 रख दिया। अब इसको हमने क्या किया, 4 गुणे 1 तो 4 ही रह जाएगा। अब ये m + 1 है, इधर भाग है तो इधर ले गए, तो ये 4 से इसका m + 1 का गुणा हो गया। अब 30 कोष्ठ में 5m -68, ये ऐसे हो गया। क्या करते हैं, अब 4 गुणे इसका गुणा करा देते हैं इसमें,
4m + 4 हो गया बराबर 30 का इसमें गुणा किए 150m - 2040 हो गया। अब 4m को हम इधर ले जाते हैं और -2040 को इधर ले जाते हैं तो हो गया 150m - 4m बराबर 2040 + 4। अब इसको सॉल्व किए तो आया 146m बराबर 2044 आ गया। अब 146 का इसमें भाग करा दिए तो 146 ये 14 बार में कट गया। m का मान हमारे पास यहाँ आ गया m बराबर 14 हमारा यहाँ पर निकल गया। और m का मान हमें निकालना था, m का मान हमें कहा था, m का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 16वां प्रश्न भी हो गया सॉल्व। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न एकदम इजी क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रति माह बढ़ता है, मतलब जमा करता है, बढ़ा के जमा करता है, तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। मतलब वो 100 रुपये का पहले महीने भुगतान किया, दूसरे महीने उसने 105 रुपये का भुगतान किया, तीसरे महीने 110 रुपये का भुगतान किया। मतलब उसका 5 रुपया बढ़ाते बढ़ाते वो भुगतान करता है। तो पूछ रहा है 30वीं किस्त क्या होगी। तो पहले महीने 100, दूसरे 105, तीसरे 110, चौथे 115। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी बन रही है तो इसका प्रथम पद 100 हमें ज्ञात है और डी सार्वंतर हमें 5 ज्ञात है। कह रहा है 30वीं किस्त ज्ञात क्या होगी, मतलब 30वां पद क्या होगा। A30 पूछा है हमसे, A30। अब A30 बराबर क्या लिख सकते हैं, A + n - 1 × D, ये फार्मूला ही होता है। तो यानी कि जगह 30 रखते हैं, A + 30 - 1 × D। तो A का मान 100 + 30 - 1 29 हो गया, गुणे D का मान 5। 100 + 29 गुणे 5, 29 गुणे 5 145 हो गया, और धन 100 है तो बराबर 245 हो गया। 245 रुपया हो गई 30वीं किस्त। 30वीं किस्त हमें निकालनी थी, वो आ गया हमारे पास 245 रुपये। एकदम इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं 18वें क्वेश्चन पर। एक बहुभुज के 2 क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। मतलब कोई भी एक बहुभुज है, बहुभुज मतलब जिसकी कई भुजाएं हों, 2 या 2 से अधिक भुजाएं हों। वो त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, सप्तभुज हो सकता है। मतलब कितनी भुज की भुजाएं हो सकती हैं। कह रहा है 2 क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। मतलब 2 क्रमिक मतलब 2 क्रमागत कोण है, उनका अंतर 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा हमें कोण दिया 120 डिग्री और कह रहा है कि क्रमागत कोणों का अंतर 5 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि वो कुछ भी हम मान लेते हैं कि वो षष्ठभुज है। षष्ठभुज हमें से ही उसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया, वो कुछ भी हो सकता है। मान लिया हमने षष्ठभुज है तो एक कोण उसका 120 डिग्री और उसके क्रमागत वाला कोण मतलब क्रमागत आने वाला कोण कह रहा है कि 5 डिग्री का अंतर है। तब 5 डिग्री का अंतर या तो 115 होगा या 125 होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन कह रहा है कि सबसे छोटा तो 120 है। तो सबसे छोटा जब 120 है तो इससे छोटा 115 तो होगा नहीं, इसका मतलब वो इससे आगे वाला 125 ही होगा। ये क्रमागत आने वाला कोण 125 हो गया। फिर इसके बाद क्रमागत आने वाला कोण 5 का अंतर है तो 130 हो गया। फिर इसके बाद क्रमागत 135 हो गया। तीसरी तरफ कोण हमने यहाँ एक AP बनाई, समांतर श्रेणी 120, 125, 130, 135। इसी तरह जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। देखिए इसमें अगर 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण भी होंगे, जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे। तो इसको हम निकाल लें कि कितने कोण हैं तो उतने ही भुजाएं हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 120, 125, 130, 135 ऐसे ही ये कोण बढ़ते जा रहे हैं। कितने होंगे, जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी। अब कितने कोण होंगे यही हम ज्ञात कर लें तो निकल जाएगा कितने भुजाएं होंगी। तो कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम देखा कि ये एक समांतर श्रेणी बन रही है जिसका प्रथम पद 120 है और सार्वंतर D ये 5 है। अब कितने ये कोण हैं उतने ही भुजाएं होंगी, तो यह नहीं हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें एक फार्मूला मालूम है कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है।
सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणे 180, जहाँ n होता है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कोणों की संख्या बराबर ही है, तो यहाँ n है भुजाओं की संख्या। तो सभी अंतःकोणों का योग हम यहाँ इस AP से क्या निकाल सकते हैं? AP से n का मान हम वैसे ही n रख देते हैं, A का मान हमें मालूम ही है, योग का फार्मूला पे हम D और A का मान रख देते हैं, n वैसे ही रख देते हैं। तो n/2 कोष्ट में 2A + n-1 इंटू D होता है। ये अगर इस AP का हम योग निकालें तो AP के फार्मूले योग का फार्मूले का सूत्र, और ये सभी अंतःकोणों का योग यहाँ n-2 गुणे 180, ये तो हो ही गया। मतलब सभी अंतःकोणों का योग, ये हमने अंतःकोण निकाला था, इससे आगे बढ़ते ऐसे जाएगा तो उसका योग हमने इस प्रकार से निकाला, और फार्मूला हमें ये मालूम है उसको इस प्रकार से निकाला। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि योग तो किसी भी, सभी योग तो समान ही होंगे, तो किसी भी तरीके से निकालो योग तो उतना ही आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या किया हमने, ये बटा में 2 है तो इधर हमने गुणा में 2 कर दिया, ये हट गया, इधर इसको इधर ले जाए 2 गुणे 2 हो गया। अब यहाँ n/2 कोष्ट में 2A + n-1 इंटू D है, बराबर 2 गुणे 180 का इसमें गुणा कर दिया, कोष्ट में 180 n-360 है। अब A का हमें मान मालूम है 120, D का 5, अब उसको रखते हैं n कोष्ट में 2 गुणे 120 + n-1 इंटू 5 बराबर 2 का इसमें फिर गुणा करा दिया हमने, 360 n-720 हो गया। अब क्या किया हमने कि n का इसमें गुणा कराया, ये 120 दूना 240, n का गुणा किया 240 n, अब 5 का इसमें गुणा कराया 5 n, फिर n का गुणा कराया प्लस 5 n स्क्वायर, फिर 5 का इसमें गुणा कराया -5, फिर n का गुणा कर दिया -5 n। तो ये हमारा प्राप्त हो गया ये चीज़, बराबर 360 n-720, ये सही रहा। अब इसको हमने क्या किया कि 5 n स्क्वायर को पहले लिखा, फिर 5 n को लिख दिया, -5 n को, फिर प्लस 240 n, आइए 360 n इसको इधर ले आया तो -360 n हो गया, ये -720 है इसको इधर ले आया तो +720 बराबर 0 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ कि 5 n स्क्वायर -5 n, आइए 240 360 को हमने हल किया, 240 n -360 n तो आया -120 n प्लस 720 बराबर 0। फिर हमने एक बार और सॉल्व किया, 5 n स्क्वायर -5 n -120 n को सॉल्व किया तो आया -125 n प्लस 720 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम देख रहे हैं कि इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 को कॉमन ले लिया, आ गया n स्क्वायर -25 n प्लस 144 बराबर 0। 5 को हमने इधर भेज दिया, 0 में 5 का भाग दिया 0 ही आया तो ये 0 ही हो गया। अब हमारा ये द्विघात समीकरण नया वाला मिला, n स्क्वायर -25 n प्लस 144। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी बीच वाले पद को 2 भागों में बांटते हैं, बांटा हमने -16 n -9 n प्लस 144 बराबर 0। अब इसमें से हम n कॉमन लेते हैं, तो कोष्ट में आ गया n-16, इसमें से -9 कॉमन लेते हैं, कोष्ट में आ गया n-16। पहले कोष्ट में आ गया n-16, दूसरे कोष्ट में आ गया n-9 बराबर 0। तो यदि n-16 बराबर 0 है तो n बराबर 16 आ गया, यदि n-9 बराबर 0 है तो n बराबर 9 आ गया। तो n का मान यहाँ पर हमारे पास 2 ठे आ गया, 16 या 9। तो n का मान मतलब जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 16 या भुजाएं हैं या 9 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हमारे n का मान 9 ही हम लेंगे, तो भुजाओं की संख्या 9 हो गई। क्यों हम 9 लेंगे, क्यों नहीं 16 लेंगे, तो यहाँ देखते हैं। क्योंकि अगर 9 कोण है, जितनी भुजाएं उतनी कोण है, तो यहाँ 9 कोण अगर होते तो 9वां कोण क्या होता है, a + 8d। a का मान अब रख देते हैं, d का मान रख देते हैं, सॉल्व किया आ गया 160। मतलब 9वां कोण जो सबसे लास्ट कोण है वो 160 आया, 160 आया। तो ये तो हम चतुर्भुज देख सकते हैं कि 160 एक कोण 160 है, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि 180 एक सीधी रेखा हो जाती है, इससे कम होगा 160 तो इससे कम ही होगा, तो वो एक 4 भुजाओं बना सकता है चतुर्भुज। अब अगर 16 कोण रहते तो 16वां कोण क्या रहता, सबसे लास्ट वाला, a + 15d करते, इसको सॉल्व करते तो आ गया 195। अब 195 तो 180 डिग्री से इस प्रकार झुक जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 180 डिग्री से इस प्रकार बड़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये दूसरे चतुर्भुजों के प्रकार में ये अवतल चतुर्भुजों के प्रकार में चला जाएगा। यहाँ हम सामान्य चतुर्भुजों की बात कर रहे हैं, तो अवतल चतुर्भुजों वाला प्रकार हम यहाँ नहीं लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर केवल n बराबर 8 मतलब n बराबर 9 ही भुजाओं की संख्या हम लेंगे, 16 को नहीं लेंगे। वो भी हो तो सकता है लेकिन वो अवतल चतुर्भुजों के प्रकार में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल n बराबर 9 ही लिया जाएगा। तो भुजाओं की संख्या भी हमारी निकल गई 9। इसी के साथ प्रश्नावली 9.2 हमारी हो गई सॉल्व, पूरी खत्म। अब अगली वीडियो में गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।